हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा सेंटर में। तो इडुटेरिया ईएसआई एसआई प्रैक्टिस सेट का यह तीसरा सेट है जिसमें हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी? ठीक है, जो सहायक संधि एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या क्या बातें नहीं थी। पहला देखिए, देसी रियायतों को ब्रिटिश रेजिमेंट रखना, ये तो सही है। देसी रियायतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये गलत है, कंपनी के अधीन नहीं थी। देसी रियायतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये सही है। कंपनी की सेना कंपनी की सेना का जो खर्च होगा, ठीक है, जो भी उनका सैलरी वगैरह होगा वो रियासत उठाएगी, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी गलत है सहायक संधि के संबंध में। दूसरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? ठीक है, यानी इलाहाबाद में जब विद्रोह हुआ तो उस समय कौन सा अंग्रेज नेता था जो वहाँ का जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल नील। और याद रखिए, इलाहाबाद से जब विद्रोह हो रहा था तो वहाँ के लीड कौन थे, हमेशा पूछता है। जब भी आप 1857 ईस्वी के चैप्टर पढ़िएगा तो अलग अलग क्षेत्रों से कौन नेता थे उसको ज़रूर याद कीजिएगा। तो आपका जो इलाहाबाद क्षेत्र था वहाँ से लीड कर रहे थे लियाकत अली। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? देखिए, किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? बनियार, भारतमीर, बंगाली या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतमीर पे कार्रवाई किया गया था। ये पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? सोम प्रकाश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? इंडिपेंडेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा निकाला जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पांचवा है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी? बाल हत्या प्रथा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, बंगाल में सबसे ज़्यादा था। छठा देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। रेशमी रुमाल संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला से। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला सिंधी, सॉरी, यहाँ पे टाइटल देखिए, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए ही एग्जाम में पूछता है। थोड़ा सा भी ऑप्शन को यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, गलत हो गया। ठीक है, एक्चुअल में मौलवी उद्दौला सिंधी हैं। ठीक है, नाम दोनों सेम जैसा दिया। देखिए सातवां देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के साथ शामिल नहीं थे? आप अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है, और ताकि आपको भी पता चले कितना प्रिपरेशन लेवल है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रिस्पांस देते जाइएगा। सातवां का आंसर बताइए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, नरसिंह परीख भी थे और जेबी कृपलानी भी थे। श्री कृष्ण सिंह नहीं थे। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? बिहार के श्री कृष्ण सिंह कौन थे? कमेंट करके बताइएगा, श्री कृष्ण सिंह कौन थे बिहार के? चलिए आठवां क्वेश्चन, सही है फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन होगा ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस का किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। देखिए नागपुर कौन सा ऑप्शन है? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम। ठीक है, यह एक बंद तंत्र होता है।
इसकी अपनी उत्पादकता होती है या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है या कार्यशील इकाई होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ये क्लोज नहीं होता, ठीक है, जो भी इकोसिस्टम हमारा क्लोज नहीं है, ठीक है। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट सुंदरबन, थार, लद्दाख या फिर पश्चिमी घाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जैविक हॉटस्पॉट मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो सेट्स दरोगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए इस चैनल को तो अभी लिंक कॉपी करके उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके बताइए कौन किस ज़िले से हैं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है? देखिए हमेशा पूछता है, राष्ट्रीय, राज्य और उद्यान आपको अच्छे से पढ़ना है। बांदीपुर तमिलनाडु, ठीक है, ये तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, मतलब 3 गलत है। पहला देखिए बांदीपुर तमिलनाडु, ये तो गलत है, बांदीपुर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। डम्फा असम, ये भी गलत, ये डम्फा जो है मिजोरम में है। बांधवगढ़ छत्तीसगढ़, ये भी गलत, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कौन सा बच गया? बुक्सा, तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में, ये तो सही हो जाएगा, आंसर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। कौन कहाँ है हमने बताया, उसको याद कीजिए। चलिए, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा 12वां का आंसर, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। सही है, सही है। चलिए 12वां का जो सही आंसर हो जाएगा जल चक्र हो जाएगा। 13वां देखिए, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ जब जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि गौतम बुद्ध और महावीर का दोनों का एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 प्रश्न श्योर रहेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए कमेंट करके। तो ये सही आंसर वैशाली हो जाएगा, ठीक है। वैशाली में उन्होंने भिक्षुनी को प्रवेश दिया था, इससे पहले महिलाएं जो थी वह बौद्ध धर्म में अलाउड नहीं थी। 14वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिवेणी नहर इंपॉर्टेंट है, अगर ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे बिहार का, तो त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गंडक। डायरेक्ट अगर इम्तियाज अहमद सर का बुक आप पढ़े होंगे जो ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। 15वां देखिए, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? देखिए दैनिक तापांतर का मतलब क्या हुआ? सबसे लो टेम्परेचर और सबसे हाई टेम्परेचर, दोनों का गैप जो है एक दिन में सबसे ज़्यादा हो जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का गैप ज़्यादा होता है, तो वह है मरुस्थलीय क्षेत्र में। जैसे देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र जो भी हुआ वहाँ पे जो रेत होते हैं, बालू होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है, यही वजह से मैक्सिमम दैनिक तापांतर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? देखिए जो भी एग्ज़ाम अभी होगा 2011 की जनगणना से ही डाटा पूछा जाएगा, इस बार का जो जनगणना है उसको पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 के कारण। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, 16 माह का बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51.5%, ठीक है, जो कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं उसमें सबसे कम है, ये भी याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत की कुल साक्षरता दर 73%, ये भी सही है। भारत का दशकीय वृद्धि दर 17.7%, ठीक है, 17.7% गलत है, हाँ सॉरी ये भी सही है। डी देखिए, भारत का लिंगानुपात 945, गलत है फ्रेंड्स, लिंगानुपात 943 है, ठीक है। देखिए 2 डाटा कम करके दिया हुआ ऑप्शन, बहुत लोग कंफ्यूज होकर के सही मार देंगे कि 45 था कि 43 था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, 943 है।
18वां देखिए, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार का जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अपसौर और उपसौर पूछता है, ठीक है। तो 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई, याद रखिएगा, 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर होता है। तो उपसौर के दिन क्या होता है फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर। उपसौर के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उपसौर के दिन सूर्य और पृथ्वी, ध्यान दीजिए, उपसौर के दिन सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है न्यूनतम होती है, वहीं अपसौर यानी 4 जुलाई के दिन मैक्सिमम होता है, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, तारे का रंग किससे प्रदर्शित होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली लूसेंट का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। एक एक अगर लूसेंट आप क्राउन को अच्छे से स्कैन कर रहे हैं फ्रेंड्स और करंट अफेयर पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका पीईटी में श्योर सिलेक्शन होगा। हमारे वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैनल का आप पढ़िए, जो वीडियो अच्छा लगे ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पे भी कुछ कुछ वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो 19वां का आंसर फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, तारे का रंग किससे प्रदर्शित हो जाता है, यानी तारा कोई हल्का ज़्यादा येलो लग रहा है, कम येलो लग रहा है, ये किस वजह से होता है, ये हमें आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका ताप के कारण, हीट के कारण। 20वां देखिए, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होता है, ठीक है। भूकंप चैप्टर लूसेंट से डायरेक्टली पूछा हुआ है, वहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, ठीक है। तो भूकंप में पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगे होती है, जिसमें से एल तरंग को सबसे ज़्यादा विनाशकारी माना गया है। 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है, मतलब दो देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम हमें बताना है। 21वां का आंसर कमेंट कीजिएगा। रेड क्लिफ लाई भारत और चीन, ये तो गलत हो जाएगा। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, ये भी गलत। डूरंड रेखा फ्रेंड्स भारत और अफगानिस्तान के बीच है, याद कर लीजिए। मैनीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये सही है, आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंडरबर्ग रेखा, ये हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, तो ये भी गलत, याद कर लीजिए। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैग्नी नॉट, ये तो सही है। और हिंडरबर्ग रेखा जो है वो फ्रेंड्स जर्मनी और पोलैंड के बीच है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, 22वां का आंसर कमेंट कीजिए। किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पेड़ की आयु कैसे ये याद किया जाता है कि उसका जो तना में वलय होता है, ठीक है। आप देखे होंगे कोई भी पेड़ होता है उसमें इस तरह से रिंग रिंग बन जाता है, तो उसी से आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, हिमालय, रॉकी, अल्पस या फिर एंडीज। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एंडीज, जो कि लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो ऊंची पर्वतमाला कौन सा है, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेस कीजिए कैसे बनेगा। मैथ को भी इग्नोर नहीं करना है, मैथ से जो 4-5 प्रश्न होंगे, जिनका मैथ अच्छा होगा वो डायरेक्टली 5 क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इजी प्रश्न रहता है, तो थोड़ा थोड़ा मैथ को भी देखते चलिएगा। देखिए इसको कैसे बनेगा, यहाँ पे प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहे हैं, मतलब 9 घटा देना है तीनों में से, ठीक है। 9 को घटा दीजिए, उसके बाद क्या करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो HCF हम निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उसको महत्तम बोलते हैं, ठीक है। अगर यही रहता लघु संख्या निकालने के लिए, वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो हम लघुत्तम निकालेंगे। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स, उसका महत्तम निकालने के बाद निकालिएगा, तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका सही आंसर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको रिप्लाई करके बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन, दो व्यक्ति का आय अनुपात
देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, अनुपात हमेशा इजी क्वेश्चन आता है। दोनों का आय का अनुपात 5 और 3 दिया हुआ है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9 और 5 है। यदि वह क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं तो प्रत्येक की आय कितना होगा। देखिए पहले व्यक्ति का आय निकालना है, दूसरे का आय निकालना है, ठीक है। तो पहला का अनुपात जोड़ दीजिए 5+8, ठीक है। तो 5+3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 मतलब क्या हुआ, उसका टोटल इनकम हो गया, ठीक है। वहीं व्यय अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ अनुपात है, मान लीजिए एक्स फैक्टर है, तो अब उनका जो इनकम है वह 8x है और व्यय जो है 9+5 कर दीजिए, कितना हो गया 14, मान लीजिए y उसका फैक्टर है तो y है, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग आप निकालिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उससे जुड़िए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा ताकि मैथ के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व कर पाएँ। 26वां क्वेश्चन देखिए, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 2 और 3 के अनुपात हैं और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला याद रखना। कोई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने समानांतर भुजा का योग, ठीक है। समानांतर भुजा जो भी पैरेलल है, मान लीजिए इस तरह से है, तो जो समानांतर भुजा ये और ये हो गया, ठीक है। दोनों का योग पूछ रहा है, इनटू क्या होता है, लंबाई होती है, ठीक है। तो दोनों का योग मान लीजिए अनुपात दिया हुआ है 2 और 3, तो 2x + 3x मान लीजिए 5x हो गया, ठीक है। और इंटू 12 उसका ऊंचाई दिया हुआ है, इसको बराबर कर दीजिएगा आप कितना से 480 थे, ठीक है। 1/2 गुने 5+3 2+3 यानी 5x × 12 = 480। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू सोल्व करके निकालिएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आ जाएगा 48, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके मैथ पे आपको अच्छे से फोकस जरूर करना है जीएस के साथ साथ। 27वां देखिए, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, अवैध मतलब मान लीजिए अगर 100 लोग वोट दिया है तो उसमें 80 वोटिंग वैलिड है, 20 किसी न किसी कारण से मान लीजिए जो वोटिंग मशीन है वो कैप्चर ही नहीं किया। तो इस चुनाव में करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, मान लीजिए 80, देखिए 100 मान के बनाइए इजी होगा। तो 80 में से 40% मतलब 8 को 32 वोट फ्रेंड मिला किसको, रावत को, और 1600 मतों से पराजित हो गया। देखिए 32 वोट मिला रावत को, तो दूसरा को कितना मिल गया, 48 वोट, ठीक है। 48 और 32 कितना हो गया, 80 हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 16, ठीक है। तो जब 16 का अंतर है तो हमारा टोटल वोट कितना था, 100 हमने माना। तो वहीं अगर 1600 मतों से पराजित हुआ मतलब 1600 मत है, तो एक्चुअल में वैलिड वोट कितना था, 18, इधर भी 100 उधर भी 100 कर देंगे तो 1800। तो टोटल कितने मतदाता प्रयोग हुए थे, तो 1800 तो 80% हो गया, 1800 का 100% अगर आप निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उसका 100% अगर आप निकालिएगा तो 10,000 वोट आएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बनेगा उसका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल माह में किस देश में अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर सफल परीक्षण किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस देश का पहला सैन्य उपग्रह था नूर, ठीक है, जिसका कि सफल परीक्षण हुआ है, तो वह देश कौन सा है, ये हो जाएगा ईरान। हाल ही में किस व्यक्ति को पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, फ्रेंड्स गेस कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए, बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन पटनायक को दिया गया है, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। 30वां
हाल ही में किन दो देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच ये हुआ है। 31वां देखिए, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इस वर्ष का थीम था क्लाइमेट एक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। 32वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप कमेंट करके। बताइए, G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। 33वां क्वेश्चन है, मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है? मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है? बताइएगा कमेंट करके। ये आपका होमवर्क हुआ, सर्च करके आपको बताना है 33वां का आंसर। 34वां देखिए, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन किया है? विश्व हाइपरलूप पॉड स्पर्धा IIT कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, मुंबई। कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट करके बताइए। ये दो क्वेश्चन आपको सर्च करके बताना है ताकि आपको एक बार याद हो जाए तो हमेशा के लिए सही रहे, ठीक है। ये दो 33वां और 34वां जो हमने पूछा क्वेश्चन उसको आपको कमेंट में बताना है सर्च करके दो, ठीक है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्रदान हुआ? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 120। वही देखेंगे आप फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर है। एक और चीज़ पूछ सकता है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। 36वां क्वेश्चन है, ATM से निकासी पर OTP सुविधा देने वाला प्रथम बैंक। इंपॉर्टेंट है, अब ATM से बैंक पैसा निकालेगा तो भी OTP आएगा। ये सुविधा किसके द्वारा दिया गया है? ये हो जाएगा SBI के द्वारा। SAREX यानी सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारत तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये हो जाएगा गोवा में। 38वां क्वेश्चन, किस राज्य ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई-पास देने का एक मोबाइल ऐप प्रयागयाम शुरू किया है? प्रयागयाम मोबाइल ऐप ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल में रहने वाला व्यक्ति यानी नागरिक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 साल। 40वां देखिए, दुनिया में LPG उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? दुनिया में LPG उपभोक्ता में इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, ठीक है। और पवन ऊर्जा के मामले में भारत जो है चौथा स्थान पर। 41वां क्वेश्चन, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकीतम अच्युतम, ठीक है, अकीतम अच्युतम। 42वां देखिए, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित करने वाला देश कौन सा होगा? हालांकि ये डाटा सब इरेलीवेंट हो गए हैं लेकिन फिर भी याद रखिए कोविड-19 के कारण सारा डाटा भी GDP से भी देश का डाउन हो गया है। तो 42वां का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, ठीक है,
गुयाना। नेक्स्ट देखिएगा 43वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग, डायरेक्टली आप याद रखिए सबसे पहले कि रोहतांग सुरंग कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश, ये भी पूछता है। तो उसका नाम जो है बदल करके क्या किया जाएगा, ये फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग उसका नाम कर दिया जाएगा। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दिसंबर 2019 में किस राज्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए बड़ी सजा हेतु दिशा बिल की मंजूरी दी है, दिशा बिल इंपॉर्टेंट है। जो ये केरल में सॉरी ये फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में जो एक काफ़ी घिनौना घटना हुआ था रेप का, उसके बाद से ये वहाँ की कैबिनेट ने पास किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 46वां देखिए, अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कमेंट कीजिएगा, टोनी जोसेफ, जूरी करकरे, सुधा पुरी या फिर पीटर हेडके। इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, टोनी जोसेफ। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, वर्ड रिंगिंग स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल करंट अफेयर में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48वां क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को 2 राज्यों से अलग कर दिया गया, ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग कर दिया गया था, किस बजट के द्वारा, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 49वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा संविधान सभा है उसका गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा यहाँ से, खास करके आप संविधान सभा, अंतरिम सरकार, अनुच्छेद, प्रस्तावना और संशोधन, ये 4-5 टॉपिक को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो 50वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, अंतरिम सरकार की गठन घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 को किया गया था। संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, संसदीय सरकार की विशेषता, सामूहिक उत्तरदायित्व सही है, दोहरी सदस्यता ये भी सही है, और गोपनीयता ये भी सही है फ्रेंड्स। तो 51वां का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान होता है, सही है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति कानून शासन लगा हुआ है तो जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, वहाँ पर कानून ला सकता है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज करके कमेंट करके बताइए फटाफट। जिसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 54वां क्वेश्चन, किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी राज्य का मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के प्रति। निम्न कथनों में कौन गलत है, राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये तो सही है, ठीक है, जो भी स्टेट पीसीएस के लोग होंगे उनकी ज्वाइनिंग राज्यपाल ही कराते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, जब रिटायर हो गए तो दोबारा उनकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से लिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से, गलत है, ठीक है, पेंशन भी
राज्य का ही संचित निधि से दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में पहला देखिए, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये भी सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। 57वां देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबन नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार पूछता है कि कौन सा मौलिक अधिकार हमारा जो नेशनल इमरजेंसी के समय में भी खत्म नहीं होता। तो अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, 21 क्या है, जीने का अधिकार आदमी को। ठीक है, अगर आपातकालीन भी लगा हुआ है तो उसमें आपको जीने का जो हक है वो छीना ही नहीं जाएगा। ये सब प्रावधान कौन सा संशोधन में लाया गया था, गेस कीजिएगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58वां। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधनिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात या खुले बाजार की क्रियाएं। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा तीनों की तीनों जो है सही है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य, तो ये हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FREM अधिनियम से संबंधित है? आंसर हो जाएगा NK सिंह समिति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में अभी MSP। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा MSP की सिफारिश है वह केंद्र सरकार से की जाती है। 62वां क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, कमेंट करके बताइए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, नीली क्रांति का संबंध। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली उत्पादन। देखिए, नीला पानी कैसा है, नीला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। संस्करण में संसदीय प्रणाली की संबंध किससे है? थोड़ा सा क्लियर नहीं आया इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए है कि संसद में ये हत्या किया था। ठीक है, तो उधम सिंह के द्वारा फ्रेंड्स किया गया था। क्वेश्चन क्लियर नहीं आया है। ठीक है, इसको स्किप हम करते हैं जो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 65वां क्वेश्चन, कश्मीर में क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन किताब उल रहेला, किताब उल हिंद, तुगलकनामा या फिर राज तरंगिणी, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। सही आंसर फ्रेंड्स डी होगा, राज तरंगिणी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हन के द्वारा, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सिजदा व पिचोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? सिजदा और पिचोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, बलबन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, उल्वी कौन था? उल्वी कौन था? कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एक इतिहासकार था। नेक्स्ट देखिए, इक्ता प्रथा, 68वां क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेर शाह के बारे में पहला देखिए, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। सही है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भार
कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। अगला देखिए 70वां क्वेश्चन, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। घोड़ों को दागने की प्रथा किस शासक के द्वारा शुरू की गई? घोड़ों को दागने की प्रथा ये शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्य मद लिखी गई है? ठीक है, अमुक्तमाल्य यद, फ्रेंड्स ये लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। 72वां देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक, दिल्ली सुल्तान में सबसे लंबा समय तक जो शासक है वह किया था बहलोल लोदी। ठीक है, 1451 से लेकर के 1489 तक। बी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस जिसको बोलेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स मिलता है कौन सा? प्रोटीन, 70% के आसपास। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकृति अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक अभिक्रियाएं, फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ग्रेना। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके प्रिपरेशन में। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेलियोफाइट्स। ठीक है, हेलियोफाइट्स क्या होता है? इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हेलियोफाइट्स वो पौधे हैं जो लवणी वाली मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट देखिए 76वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा अभी चर्चा में आया हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, एड्स के लिए किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है? इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तीनों के तीनों टेस्ट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 78वां क्वेश्चन, मिलाना है आपको। ठीक है, कैल्सीफेरोल, नियासिन, कोबालामिन और राइबोफ्लेविन दिया हुआ, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है दोनों सूची में? पहला देखिए, कैल्सीफेरोल मस्तिष्क से रोनता, सही है। नियासिन पेलेग्रा, ये भी सही है। कोबालामिन रक्त अल्पलता को बोलते हैं, ये भी सही है। राइबोफ्लेविन बेरी बेरी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता? ट्रिपल वैक्सीन डीपीसी में कौन सा एक नहीं होता? डिप्थीरिया, पीलिया, पर्टूसिस और टेटनस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी, पीलिया। अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। अल्फा कण जिसका द्रव्यमान जो है हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, ये हो जाएगा 2 प्रोटॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री के लिए क्या प्रत्यय प्रयुक्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है वह 10 के पावर 9 सॉरी 10 टू दी पावर 9 है, वो है 10 टू दी पावर 9 को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीगा। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा इसका। न्यूटन का जो तीनों गति नियम है वहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका 82 का जो सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन बी होगा, द्वितीय गति नियम। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन तथा कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? ठीक है, उसका प्रतिरोधकता जब बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। देखिए नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ये हमारा जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है उस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो सही कर पा रहे होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑस्ट्रेड के द्वारा खोजा गया था ये। नेक्स्ट देखिएगा,
निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलिनियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स कितने प्रश्न आपके लगभग सही हो रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप बिहार दरोगा पीटी 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका वीडियो देखिएगा। हर टेस्ट सीरीज में 25 से 30 क्वेश्चन हम ला रहे हैं, और सारे वीडियोज़ का मेरे PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से। इस लोगो वाले चैनल को ही सिर्फ ज्वाइन कीजिएगा। कुछ लोग और भी शिक्षा सेंटर के नाम से बना दिए, लेकिन जो इस चैनल आपका लोगो हमारा देख रहे हैं चैनल का, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।